वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। सो लास्ट क्लास में हमने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स चैप्टर कंप्लीट किया था, ठीक है। सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द समरी। हम पहले समरी डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। पहले हम बोनस एंड राइट्स इशू की समरी करेंगे एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विद रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की समरी करेंगे एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो YouTube पे सभी बच्चे एक बार आ जाएं। तो हाँ जी बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। बोनस एंड राइट्स इशू की समरी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बोनस एंड राइट्स इशू आपने रिवाइज किया था, आपको मैंने बोला था रिवाइज करके आना थोड़ा सा। गुड आफ्टरनून शिवानी बेटा, गुड आफ्टरनून रोहित। सो वी आर स्टार्टिंग विद बोनस एंड राइट्स इशू, समरी ऑफ बोनस एंड राइट्स इशू। तो बोनस एंड राइट्स इशू के चैप्टर में हमने दो बातों के बारे में बात करी थी। हमने पढ़ा था कि बोनस की अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती हैं एंड राइट इशू का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बोनस क्या होता है हमारा। सबसे पहले हमने क्या करा था, डेफिनेशन पढ़ी थी बोनस की। फिर सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट, उसका कंप्लायंस देखा था कि क्या क्या कंडीशंस हैं बोनस इशू करने की, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने राइट इशू के बारे में बात करी थी कि राइट इशू क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। एंड फिर उसके बाद हमने वैल्यू ऑफ राइट निकालना सीखा था। वैल्यू ऑफ राइट सीखा था कि वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकालते हैं, एक्स राइट वैल्यू क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सारी चीजों के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ बोनस इशू। बोनस इशू की क्या डेफिनेशन होती है, बोनस इशू क्या होता है। बोनस में हमने पढ़ा था कि व्हेन अ कंपनी इशूज शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन द रेशियो ऑफ देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के एंड उनको नए शेयर्स अलॉट हो रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी कॉस्ट के उनको शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, तो वो हमारे बोनस शेयर्स कहलाते हैं। तो इशू ऑफ शेयर्स एट नो कॉस्ट टू करंट शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ शेयर्स दे ऑलरेडी ओन। उनके पास जो ऑलरेडी शेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, जो ऑलरेडी शेयर्स वो होल्ड करते हैं, उसके एक सर्टेन रेशियो में कंपनी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स अलॉट करती है। फ्री ऑफ कॉस्ट नए शेयर्स अलॉट होते हैं। तो वो रेशो क्या था हमारा, क्या बोलते थे हम उसे, बोनस रेशो। याद है हमने क्या पढ़ा था, उसे हम कहते हैं बोनस रेशो। बोनस रेशो जब कंपनी, बोनस रेशो में कंपनी शेयर्स इशू करती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो दोज आर नोन एज बोनस शेयर्स। फिर उसके बाद में हमने प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट बात करी थी, सेक्शन 63। सेक्शन 63 की बात करी थी, उसमें हमारी सर्टेन कंडीशंस लिखी हुई थी कि कैसे कैसे हमारे बोनस शेयर्स इशू किए जाएंगे। तो उसमें हमारे क्या थे, एक तो हमारे शेयर्स फुल्ली पेड अप होने जरूरी हैं। एक कंडीशन हमारी ये थी कि हमारे शेयर्स फुल्ली पेड अप होने जरूरी हैं। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था कि बोनस शेयर्स कहां कहां से इशू हो सकते हैं, कंपनी अपने कौन से रिजर्व्स एंड सरप्लस यूज करके बोनस शेयर्स इशू कर सकती है। तो सबसे पहले हमारी प्रेफरेंस क्या रखी थी हमने उसमें, एक हमने सबसे पहले प्रेफरेंस रखी थी अपनी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व की, कि कंपनी सबसे पहले अपने कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व्स यूज करेगी एंड देन वो सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकती है एंड देन उसके बाद में फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स में हमने क्या क्या बात करी थी, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है, जनरल रिजर्व हो सकता है, या एनी अदर फ्री रिजर्व्स जो भी है आप वो यूज कर सकते हैं फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। क्लियर है, याद आ रहा है सबको, रिवाइज किया था आप सबने, याद आ रहा है हमने क्या क्या पढ़ा था। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व सबसे पहली प्रेफरेंस रहेगी हमारी, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व यूज करेंगे पहले हम एंड देन फिर वील बी यूजिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड देन लास्टली हम अपने फ्री रिजर्व्स यूज करेंगे। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या होती है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एंड फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। एंड देन सेकंड एंट्री क्या होती है हमारी, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एंड साथ ही साथ में एक बात और बताऊं कि हमने हमारे ये बोनस शेयर्स हमेशा एट पार इशू होते हैं,
कभी भी एट डिस्काउंट और प्रीमियम नहीं इशू होते, तो कभी भी सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे बोनस के क्वेश्चंस में नहीं आएगा। दे आर ऑलवेज इशूड एट पार। ठीक है, तो बोनस अब कहां से इशू नहीं हो सकते? बोनस कैन नॉट बी इशूड, बोनस शेयर्स कैन नॉट बी इशूड फ्रॉम रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। जो हमारे एसेट्स रिवैल्यू करने से जो हमारे रिजर्व्स क्रिएट हुए, दे कांट बी यूज्ड फॉर इशूइंग ऑफ बोनस शेयर्स। ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे जो रिवैल्यूएशन रिजर्व्स होते हैं, दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इशूइंग ऑफ बोनस शेयर्स एंड बोनस कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इन लिeu ऑफ डिविडेंड। आप डिविडेंड के जगह बोनस शेयर्स नहीं दे सकते। डिविडेंड आप खाली फ्री रिजर्व से डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन बोनस यूज अप करने के लिए आपको अपने जो नॉन फ्री रिजर्व्स हैं वो भी आप यूज करते हैं, जैसे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो इसलिए बोनस इज अ डिफरेंट थिंग और डिविडेंड इज अ डिफरेंट थिंग। तो यू कैन नॉट डिक्लेयर बोनस शेयर्स इन लिeu ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड की जगह यू कैन नॉट इशू बोनस शेयर्स। ठीक है, फिर उसके बाद में कंडीशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या आती है? These should be authorized by articles of association of the company। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है, they should allow for issuing of bonus shares। फिर उसके बाद में हमने क्या बात करी थी? उसके बाद में हमने बात करी थी कि कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए ऑन पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज टू द एम्प्लॉइज। जो भी एम्प्लॉइज के स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेच्युटी हो गया, इनके अगर कोई भी ड्यूज आउटस्टैंडिंग है तो गवर्नमेंट क्या कहती है, कंपनीज एक्ट हमारा क्या कहता है कि पहले आप एम्प्लॉइज के पैसे पे कीजिए, पहले एम्प्लॉइज के जो भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं आप पहले वो क्लियर कीजिए एंड देन आप अपना बोनस इशू निकालिए। ठीक है, एम्प्लॉइज के कोई भी पैसे मार के आपके अगर आउटस्टैंडिंग कोई भी पैसे रह रहे हैं टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, तो आप उसे रिपे किए बिना उसके डिफॉल्ट रहते हुए आप बोनस शेयर्स नहीं निकाल सकते। पहले वो ड्यूज क्लियर करेंगे एंड देन ओनली आप अपना बोनस निकाल के लाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में साथ ही इसमें यह भी कहा था कि अगर आपके कोई भी आउटस्टैंडिंग है, वेदर टुवर्ड्स प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, जो भी आपने बोरोइंग्स करी हुई है, अगर उसके टुवर्ड्स प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कोई भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, देन ऑल्सो यू कैन नॉट डिक्लेयर बोनस। तब भी आप बोनस नहीं निकाल सकते, पहले आपको अपने आउटस्टैंडिंग ड्यूज क्लियर करने पड़ेंगे एंड देन ओनली आप अपना बोनस निकाल के लाएंगे। तो कंपनी कैन नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स और डिबेंचर सिक्योरिटीज इशूड बाय इट। तो जो भी उनकी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है वेदर टुवर्ड्स इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, पहले वो क्लियर करनी पड़ेंगी एंड देन ओनली यू कैन डिक्लेयर बोनस। ठीक है, फिर साथ ही में हमने बात कर ली है कि हमारे शेयर्स फुल्ली पेड अप होने चाहिए। तो पार्टली पेड अप शेयर्स इफ एनी आउटस्टैंडिंग आर मेड फुल्ली पेड अप, पहले आप अपने पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप करेंगे एंड देन आप अपने बोनस शेयर्स डिक्लेयर करेंगे। तो आपके शेयर्स हमेशा फुल्ली पेड अप होने चाहिए, तभी आप अपना बोनस ला सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में लास्टली हमने बात करी थी कि अगर कंपनी के पास कोई भी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कंपनी के पास हैं, तो जब भी कंपनी बोनस डिक्लेयर करेगी, तो जब ये डिबेंचर्स हमारे कन्वर्ट होंगे इनटू इक्विटी शेयर्स, तो इन डिबेंचर होल्डर्स को भी उसी सेम प्रोपोर्शन में इक्विटी शेयर्स इशू होंगे, बोनस शेयर्स इशू होंगे। तो ये हमने बात करी थी, मैंने आपको दिखाया था, बताया था कि कैसे, क्यों ये प्रोविजन लाया गया है। दिस इज बेसिकली टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स, कि उनकी जो शेयर होल्डिंग का प्रोपोर्शन अगर बोनस नहीं आया होता, वो प्रोपोर्शन जो उनका रहता वो डिक्लाइन ना हो, इसलिए ये प्रोविजन लाया गया है कि उनका इंटरेस्ट मेंटेन रहे, जो उनको सिक्योरिटीज, जो उनको इक्विटी शेयर्स कन्वर्ट होकर जो मिलते उस पे जो उनकी शेयर होल्डिंग रहती वो मेंटेन रहे। इसलिए कंपनीज एक्ट में ये प्रोविजन लाया गया है एंड उनको भी बोनस उसी प्रोपोर्शन में इशू करके उनकी वो परसेंटेज होल्डिंग मेंटेन रखी जाती है। तो ये लॉजिक के साथ में, ये रीजन की वजह से कंपनीज एक्ट में ये प्रोविजन लाया गया था। तो बोनस शेयर्स आर आल्सो टू बी इशूड टू कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स ऑन कन्वर्जन। ठीक है, क्लियर है सब बच्चों को? याद आ रहा है सब बच्चों को कुछ या सब भूल गए हैं कि सर इतने दिन हो गए बोनस एंड राइट्स पढ़े हुए, अब तो सब गायब हो गए, एक और चैप्टर हो गया उसके बाद में एंड तीसरे चैप्टर के नोट्स भी बना लिए, तो अब तो सब भूल गए हैं हम? अगर इतनी जल्दी सब भूल जाओगे तो अभी तो हमने 8-10 चैप्टर और करने हैं एंड बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी होंगे, तब कैसे याद रखोगे? और जब बोथ ग्रुप दे रहे होंगे तब तो 8 सब्जेक्ट्स होंगे, तब कैसे याद रहेंगी चीजें? तो इसलिए मैं कहता हूं साथ के साथ रिवाइज करते चलें, प्रैक्टिस करते चलें, ठीक है, सो दैट आपको पुरानी बातें ना भूलती जाएं, आप आगे आगे का पढ़ते जाएं और पीछे से सब गायब होता चला जाए। ऐसा ना हो
इसलिए रिवीजन करते रहें, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं बोनस इशू करने के हमारे इफेक्ट्स क्या थे। बड़ी अच्छी बात है बेटा, बड़ा अच्छा लग रहा है देख के, आप सबको याद है, बहुत अच्छी बात है ये। आप इस चीज का एहसास आपको आगे जाके होगा कि सर बार बार कहते रहते थे कि रिवीजन करते रहो, आपको इस चीज का बेनिफिट मिलेगा 3 मंथ्स डाउन द लाइन, 4 मंथ्स डाउन द लाइन, जब आपका ग्रुप 1 कंप्लीट हो जाएगा, ग्रुप 2 भी काफी हो जाएगा, एंड देन जब आपको रिवीजन का टाइम आएगा तो तब आपको लगेगा कि हाँ सर सही कहते थे, रिवीजन करते रहे, क्योंकि हमारे को बहुत हेल्प मिल रही है, पैनिक नहीं हो रहे हम, तो इसलिए रिवीजन करते रहें साथ के साथ। तो अब आगे बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ बोनस इशू क्या थे हमारे। एक तो हमारी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, हमारी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाती है बिकॉज हमने रिजर्व एंड सरप्लस यूज करके बोनस शेयर इशू करे हैं, तो हमारी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, हमारी अर्निंग पर शेयर रिड्यूस हो जाती है। ईपीएस क्यों रिड्यूस हो जाती है हमारी, ईपीएस क्यों रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज कंपनी की जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो अर्निंग्स हो रही थी, जो इनकम हो रही थी, वो तो एज इट इज होती रहेगी। कंपनी ने जस्ट बिकॉज बोनस डिक्लेयर कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी बिजनेस में कोई भी चेंज आया, तो जो कंपनी को अर्निंग्स हो रही थी वो होती रहेगी, लेकिन जो डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर्स आते ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए, वो हमारे इंक्रीज हो गए बिकॉज ऑफ बोनस इशू। तो कंपनी की इनकम्स वैसी की वैसी हैं, कंपनी की अर्निंग्स वही हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में आपके नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गए, तो उस वजह से अर्निंग पर शेयर विल गेट रिड्यूस्ड। तो जो भी इसी तरह की और भी जो पर शेयर वैल्यू जो होती है वो भी रिड्यूस कर जाएंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर हमारा इंक्रीज कर गया, बिकॉज हमारे नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गए। फिर मैंने साथ के साथ आपको एक चार्ट भी दिखाया था, एक आपको डायग्राम दिखाया था, स्टॉक मार्केट का चार्ट दिखाया था, अगर आपको याद हो। बिल्कुल बेटा, बादाम खाते रहना है, दिमाग तेज रखना है, चुस्त दुरुस्त रखना है, और बहुत अच्छा रिजल्ट्स आएंगे। तो बादाम खाते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। खाली बादाम खाने से भी कुछ नहीं होगा कि सर मैं रोज 5-5, 6-6 बादाम खा रही हूँ, रिवाइज आप कुछ कर नहीं रहे, प्रैक्टिस कर नहीं रहे, मेरा दिमाग बिल्कुल तेज रहेगा। बादाम खाएं, साथ में खाएं एंड प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करते हैं फेवरेबल एक्ट कंसिडर किया जाता है। मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था, स्टॉक मार्केट में जब कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया था तो शॉर्ट टर्म स्पाइक आया था, शॉर्ट टर्म स्पाइक आया था उनके प्राइसेस में स्टॉक मार्केट में, एंड देन इवेंचुअली वो शेयर्स के प्राइसेस डिक्लाइन कर गए, फॉल कर गए आफ्टर बोनस इशू। तो बोनस के बाद में शेयर के प्राइसेस क्यों डिक्लाइन होते हैं, साथ में ये भी बताएं मेरे को आप। देखते हैं कितने बच्चों को याद है बोनस के बाद हमारे शेयर के प्राइसेस डिक्लाइन होते हैं, तो क्यों डिक्लाइन होते हैं बताइए। शेयर के प्राइसेस क्या डिक्लाइन होते हैं हमारे बोनस इशू के बाद, और होते हैं तो क्यों होते हैं। मैंने आपको रीजन भी बताया था, आपको बैलेंस शीट बना के ड्रॉप करके सब चीज बताई थी, हमने अच्छा खासा 1 घंटा लगाया था। तो अब बताएं मेरे को कि बोनस के बाद में शेयर के प्राइसेस क्यों डिक्लाइन होते हैं, बताएं आप लोग। बिल्कुल करेक्ट, आप लोग भी बताएं मेरे को कि बोनस के बाद में हमारे शेयर्स के प्राइसेस क्यों डिक्लाइन होते हैं। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड डिक्लाइन ऑफ प्राइसेस आफ्टर बोनस डिक्लेरेशन, आफ्टर बोनस इशू। जब हमारे बोनस शेयर्स इशू हो जाते हैं उसके बाद हमारे शेयर के प्राइसेस क्यों डिक्लाइन हो जाते हैं। हमारे शेयर के प्राइसेस डिक्लाइन का रीजन यही है कि कंपनी के पास कोई भी नए फंड्स नहीं आते। कंपनी ने जो बोनस, बिकॉज नो एडिशनल अमाउंट, ओनली शेयर्स इंक्रीज। यस रोहित बेटा, शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं लेकिन बैंक में रुपीस नहीं आते। बिल्कुल करेक्ट, कंपनी को कोई भी नए फंड्स नहीं मिलते हैं, बट शेयर्स इशू हो जाते हैं सो दैट, और नए फंड्स ना मिलने की वजह से कंपनी की नेटवर्थ में कोई भी चेंज नहीं आता है। इसी वजह से, इसी कारण से कंपनी का शेयर प्राइस रिड्यूस हो जाता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली एक स्पाइक आता है, बिकॉज जो भी लोगों ने अगर शेयर्स नहीं परचेज कर रखे होते, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं होते अगर कंपनी के, तो दे रश टुवर्ड्स द स्टॉक मार्केट, दे रश टू परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो वो शॉर्ट टर्म मोमेंटरीली एक स्पाइक आता है, आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो जाती है, उसकी वजह से शॉर्ट टर्म में एक प्राइस राइज होता है एंड देन इवेंचुअली द प्राइस फॉल्स डाउन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ बोनस। क्लियर है। तो यहां पे वही है कि फेवरेबल एक्ट कंसिडर किया जाता है बाय द मार्केट, एक पॉजिटिव यूफोरिया क्रिएट हो जाता है फॉर सम टाइम, और उसकी वजह से स्टॉक्स के प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव करने लगते हैं और इवेंचुअली द प्राइसेस कम डाउन, ठीक है। एंड रिडक्शन इन अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो भी हमारे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, बिकॉज हम
अपने रिजर्व्स एंड सरप्लस यूज करके बोनस इशू कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। बोनस इशू जो हमारा होता है, आपको कभी कभी क्वेश्चन में ये भी कह सकता है कि कंपनी ने कैपिटलाइज कर दिए अपने प्रॉफिट्स को, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स भी हमारा बोनस ही कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने बात करी थी आगे, ये हमारी जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। जब कंपनी ने बोनस इशू करा तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। फिर उसके बाद में हमने क्या एंट्री की थी, सेकंड, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और फिर हमने बात करी थी कि अगर कंपनी के शेयर्स अगर पार्टली पेड अप हैं तो कंपनी या तो फाइनल कॉल मंगाएगी उनसे, कंपनी फाइनल कॉल मंगाएगी, उनको फुल्ली पेड अप करेगी एंड देन अपने बोनस शेयर्स डिक्लेयर करेगी। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन क्या था हमारे पास, कंपनी फाइनल कॉल ना मंगा के, इफ कंपनी ऑप्ट्स टू गिव अ बोनस कॉल एज वेल, कंपनी ने कहा कि हम फाइनल कॉल नहीं मंगाते हैं, हम खुद ही अपने रिजर्व्स एंड सरप्लसेस यूज करके जो पार्टली पेड अप शेयर्स है उन्हें फुल्ली पेड अप कर देते हैं एंड देन हम अपना बोनस डिक्लेयर कर देंगे। तो मैंने साथ के साथ क्या बताई थी आपको कि जब भी कंपनी बोनस कॉल देगी आपको, तो बोनस कॉल के लिए आप खाली अपना फ्री रिजर्व्स यूज कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट कि यू कैन ओनली यूज योर फ्री रिजर्व्स फॉर बोनस कॉल। तो या तो आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज करेंगे और जनरल रिजर्व यूज करेंगे, यू कांट यूज सिक्योरिटीज प्रीमियम और एनी अदर रिजर्व फॉर गिविंग बोनस कॉल, ठीक है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, ये हमने बोनस कॉल अनाउंस कर दी। फिर उसके बाद में बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल एंड शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हमने अपनी जो बोनस कॉल, जो पार्टली पेड अप शेयर थे, बोनस कॉल के थ्रू हमने उन्हें फुल्ली पेड अप कर लिया। क्लियर है ये एंट्रीज, ठीक है। तो हमने अपने पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप कर लिया, ये हमने बोनस कॉल दी एंड देन इसके बाद लेटर ऑन हमारी जर्नल एंट्रीज आती हैं फॉर बोनस शेयर्स। तो ये हमारा बोनस का टॉपिक कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद में हमने बात करी थी कि जिस प्रकार से बोनस देती है कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, बोनस के केस में हम फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स देते हैं कंपनी शेयर होल्डर्स को, उसी प्रकार से हमारा एक राइट इश्यू होता है जिसमें कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स देती है बट एट अ रिड्यूस प्राइस। अब ये रिड्यूस प्राइस क्या होता है, क्या कंपनी डिस्काउंट पे शेयर्स इशू कर रही है या कंपनी शेयर्स इशू प्रीमियम पे करती है और वो इन कंपैरिजन टू मार्केट प्राइस हमारे एट अ चीपर प्राइस होते हैं। तो यहां पे हमारे को कंपैरिजन किससे करना है, जो कंपनी कह तो रही है कि वो सस्ते दाम पे इशू कर रही है, तो ये सस्ते दाम पे जो इशू कर रही है फॉर द बेनिफिट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, क्योंकि उनको एक राइट मिला है, एक अधिकार मिला है। तो अधिकार किस चीज का है, वो प्राइस किससे कंपेयर होगा, क्या हमारी फेस वैल्यू से कंपेयर होगा या मार्केट प्राइस से कंपेयर होगा। ये हम हमेशा मार्केट प्राइस से कंपेयर करेंगे, ना कि अपने फेस वैल्यू ऑफ शेयर से। तो कंपनी ने लेस देन मार्केट प्राइस, बिल्कुल वंशिका बेटा एब्सोल्युटली करेक्ट, विल बी कंपेयरिंग आवर इश्यू प्राइस विद द मार्केट प्राइस रादर देन कंपेयरिंग इट विद द फेस वैल्यू। तो कंपनी ऐसा हो सकता है कि, और मेजॉरिटी केसेस में यही होगा कि कंपनी प्रीमियम पे अपना शेयर इशू कर रही है लेकिन दैट प्राइस इज एट अ डिस्काउंट एज कंपेयर टू मार्केट प्राइस। हमारा जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसके कंपैरेटिवली जो शेयर कंपनी शेयर होल्डर्स को दे रही है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रही है इन द फॉर्म ऑफ राइट इशू, इट इज एट लेसर प्राइस एज कंपेयर टू द मार्केट प्राइस, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू सब्सक्राइब एनी फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, existing shareholders have the right to subscribe any fresh issue of shares by the company in the proportion to their existing holdings for the share। जो उनके पास existing holdings है उसके एक certain proportion में आपको right issue होते हैं, allot होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमने बात करी थी कि एक्स राइट वैल्यू क्या होता है। वी स्टडीड अ कॉन्सेप्ट एक्स राइट वैल्यू। एक्स राइट वैल्यू क्या होता है कि जब कंपनी ने राइट इशू निकाल दिया, कंपनी का शेयर एक सर्टेन प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, एक सर्टेन वैल्यू थी उसकी बिफोर राइट इशू। अब क्या हुआ, कंपनी ने राइट इशू लाए एंड उसके बाद उसकी शेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटेगी बढ़ेगी, बताइए मेरे को। उसकी शेयर की वैल्यू घटती है बढ़ती है आफ्टर राइट इशू। राइट इशू लाने के बाद शेयर की वैल्यू घटती है बढ़ती है, सेम रहती है, नो इफेक्ट सर। क्या होता है आफ्टर राइट इशू, कम हो जाती है। रीजन बीइंग, क्या रीजन रहता है कम होने का, क्या रीजन होता है कम होने का? बिकॉज कंपनी रिड्यूस्ड प्राइस पे कंपनी एक बेनिफिट दे रही है शेयर होल्डर्स को, बिल्कुल घटेगी।
शेयर्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, जस्ट लाइक बोनस द वैल्यू ऑफ शेयर्स गेट्स रिड्यूस्ड, बट उतनी नहीं घटती जितनी बोनस में घटती है, बिकॉज बोनस में वी डोंट गेट एनी फंड्स एट ऑल। लेकिन राइट के केस में क्या होता है कि कंपनी को नए फंड्स रिसीव होते हैं, बट उतने वैल्यू के नहीं होते जितने मिलने चाहिए, बिकॉज कंपनी एक डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको शेयर्स इशू कर रही है। तो हमारी शेयर्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है इवन आफ्टर राइट इशू, बट नॉट टू द एक्सटेंट जितना बोनस में होता है। कंपनी के पास एडिशनल नेटवर्थ आती है और वो एडिशनल नेटवर्थ को कंसिडर करते हुए जो हमारी नई शेयर की वैल्यू आती है, दैट इज नोन एज एक्स राइट वैल्यू, विच इज लोअर देन द वैल्यू बिफोर राइट इशू, विच इज नोन एज कम राइट वैल्यू। तो कम राइट वैल्यू हमारी क्या हुई, वो वैल्यू जो हमारे राइट इशू से पहले रही शेयर की वैल्यू, एंड एक्स राइट प्राइस क्या हुई हमारी, जो हमारे राइट इशू के बाद एक रिड्यूस प्राइस हो गई आफ्टर राइट इशू। ठीक है, तो कम राइट प्राइस हमारा क्या हो गया, विच इज वैल्यू बिफोर राइट इशू। तो ये हमारा बिफोर राइट इशू हमारा प्राइस हो गया, एंड ये हमारा आफ्टर राइट इशू हो गया। ठीक है, तो अब एक्स राइट वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट की थी, मैंने आपको एक सिंपल चीज बताई थी कि हमारी जो ओल्ड नेटवर्थ है, जो कंपनी की ओल्ड नेटवर्थ थी प्लस न्यू नेटवर्थ एडेड, जो कंपनी के पास नई एडिशनल नेटवर्थ आए, नई एडिशनल फंड्स आए, डिवाइडेड बाय हमारे पास ओल्ड नंबर ऑफ शेयर्स जो थे प्लस जो हमने नए शेयर्स इशू करे। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम कैलकुलेट करते थे अपनी एक्स राइट प्राइस, कि हमारी एक्स राइट प्राइस क्या हुई। तो यहां पे वही लिखी हुई है, कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, मतलब हमारे पास जो एग्जिस्टिंग शेयर्स थे उनकी बिफोर राइट क्या वैल्यू थी, टोटल वैल्यू क्या थी, प्लस राइट इशू कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने राइट इशू के फॉर्म में इशू करे हैं, इनटू इशू प्राइस जो हमको जिस प्राइस पे हमने शेयर्स इशू करे हैं इन द फॉर्म ऑफ राइट शेयर्स। तो ये हमारे पास नई नेटवर्थ आ जाएगी आफ्टर राइट इशू। कंपनी ने राइट इशू जब निकाला उसके बाद जो उसके पास टोटल नेटवर्थ रही, डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स प्लस नंबर ऑफ राइट इशू। तो मैंने इसका क्या तरीका बताया था आपको लॉट साइज पकड़ना है। अगर कंपनी 1:4 के रेशो में अगर आपको राइट इशू दे रही है तो 4 हमारा लॉट साइज हो गया, और कम राइट प्राइस से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 1 इंटू हमारा जो इशू प्राइस हुआ, जिस प्राइस पे हमने राइट इशू निकाला है, डिवाइडेड बाय 4 + 1। 4 शेयर्स हमारे पास ऑलरेडी थे और 1 शेयर और हमने इन द फॉर्म ऑफ राइट इशू अलॉट किया है। तो ये हमारे पास एक्स राइट प्राइस आ जाएगा। फिर उसके बाद में हमने बात करी थी वैल्यू ऑफ राइट की। वैल्यू ऑफ राइट क्या होता है हमारा, कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस। अब कोई बच्चा मेरे को यहाँ पे यूट्यूब पे मेरे को बच्चे लिख के बताएं, एंड फेस टू फेस वाले बच्चे मेरे को वैसे बताएं कि वैल्यू ऑफ राइट का मतलब क्या है। वैल्यू ऑफ राइट कैलकुलेट करना तो आपको आ जाएगा, सिंपली आपको कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस करना है। वैल्यू ऑफ राइट का मतलब क्या है मेरे को एक बार बताएं आप सब कि वैल्यू ऑफ राइट, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ राइट। कोई आपको वैल्यू ऑफ राइट बताता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसका ये अर्थ है। तो आप मेरे को बताएं क्या मीनिंग है वैल्यू ऑफ राइट का, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ राइट। प्रॉफिट टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ओके, व्हाट एल्स, कम हो जाती है उससे क्या होता है, उससे क्या हो रहा है, उसका क्या वैल्यू है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ राइट क्या हुआ, आपके अधिकार का क्या प्राइस है। तो मैं एक बार जल्दी से आपको ब्रीफ अप कर देता हूं, पता चल रहा है कितने बच्चे रिवाइज कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे। एब्सोल्युटली करेक्ट, मेरे को एक बच्चे का आंसर बिल्कुल सही आया है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप सभी को बताना चाहिए। आई गॉट आंसर ओनली फ्रॉम 1 किड, बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है। वैल्यू ऑफ राइट क्या है कि हमको कितना लॉस होगा अगर हमने अपना राइट रिनाउंस कर दिया किसी और के फेवर में, तो वो आपका अधिकार था, उतना आपको नुकसान हो रहा है, तो वो आप वैल्यू चार्ज करेंगे सामने वाले पर्सन से, बिकॉज आप अपना अधिकार किसी और के फेवर में रिनाउंस कर रहे हो, अपना फेवर अपना अधिकार किसी और को दे रहे हैं।
तो जब आप अपना अधिकार किसी को दे रहे हैं तो आपको डेफिनेटली कुछ नुकसान होगा, आपके शेयर्स की वैल्यू में डिक्लाइन आएगा, आपके पास कोई भी एडिशनल शेयर्स नहीं आए, लेकिन आपकी शेयर्स की, आपका जो पोर्टफोलियो में टोटल वर्थ थी आपके शेयर्स की, वो रिड्यूस हो जाएगी, बिकॉज एक्स राइट आपके जो शेयर की प्राइस है विच इट विल बी लेसर देन जो राइट से पहले था। तो आपके पास जो अधिकार था आपने वो रिनाउंस कर दिया दूसरे इंसान के फेवर में, जिसको आपने राइट अपना सेल किया है। तो जब आप उसको रिनाउंस, अपने राइट को रिनाउंस करोगे इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन, तो यू विल बी एक्सपेक्टिंग अ सर्टेन प्राइस फ्रॉम दैट पर्सन जिसको आपने ये सेल किया है। और वो प्राइस क्या होगी? जो आपको लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ रिनाउंसिएशन ऑफ दिस राइट। आपने ये राइट रिनाउंस किया है तो आपके पोर्टफोलियो में जो फॉल आएगा वो आपका वैल्यू ऑफ राइट हुआ। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर क्या हुआ कि जो आपको हर एक शेयर पे जो आप एग्जिस्टिंगली होल्ड करते हो उसके ऊपर आपको क्या नुकसान हो रहा है। तो अगर आपका शेयर 15 रुपए का चल रहा था बिफोर राइट इशू एंड राइट के बाद वही शेयर की वैल्यू 14 रुपीज की रह गई, तो आपको हर शेयर पे जो आप होल्ड करते हैं और आपको कोई भी नया शेयर नहीं मिल रहा, तो आपको हर एक शेयर पे 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो आप उससे, आप जैसे आपके पास अगर 4 शेयर थे और आप एक शेयर एक इन द फॉर्म ऑफ राइट इशू आपको मिल रहा था, तो यू विल बी आस्किंग फॉर 4 रुपीज फ्रॉम द बायर जो आपसे राइट बाय कर रहा है, कि यू विल बी आस्किंग 4 रुपीज फ्रॉम दैट पर्सन इन टोटल आप 4 रुपए मांगेंगे जितने आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी थे, और आप 1 रुपया पर शेयर मांगेंगे उससे फॉर रिनाउंसिएशन ऑफ राइट। ठीक है, याद आया आप सबको? ठीक है, समझ में आ गया? अगर कोई भी कंफ्यूजन है, गो बैक टू योर नोट्स, अपने नोट्स वापस जाके देखिए, यही सारी चीजें वहां पे भी लिखी हुई हैं, इन द फॉर्म ऑफ इलस्ट्रेशन लिखी हुई हैं, बैलेंस शीट बना के लिखी हुई हैं। तो एक बार आप जाके दोबारा देखिए उन्हें, गो डेफिनेटली। अगर आपने अभी तक रिवाइज नहीं करा है तो प्लीज मेक इट अ पॉइंट, आप ये चीज जरूर गांठ बांध लीजिए कि आप आज जाके जरूर रिवाइज करें। आपको एक बार आज दोबारा सुनने को मिली है ये सारी चीजें, तो आप एक बार अगर आज भी रिवाइज करेंगे तो भी आपको दिमाग में चीजें बैठ जाएंगे। तो इसलिए अगर आपने अभी तक रिवाइज नहीं करा है, गो बैक टू योर होम टुडे एंड रिवाइज द चैप्टर वंस अगेन, और आपको बहुत अच्छे से चीजें सारी याद आ जाएंगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं, राइट ऑफ रिनाउंसिएशन रेफर्स टू द राइट ऑफ शेयर होल्डर टू सरेंडर हिज राइट टू बाय द सिक्योरिटीज एंड ट्रांसफर सच राइट टू एनी अदर पर्सन। मतलब आप अपना राइट अधिकार किसी और पर्सन के फेवर में रिनाउंस कर रहे हैं, और आप वो शेयर्स, एडिशनल शेयर्स जो आप कंपनी ऑफर कर रही है, आप उन्हें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ राइट इशू क्या होता है। ये हमारा थ्योरी का पार्ट है, सब थ्योरी है ये। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ राइट इशू क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स प्रोपोर्शनेट होल्डिंग। अगर आपको जो कंपनी एडिशनल शेयर्स इशू कर रही है और आप वो सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपका शेयर होल्डिंग, परसेंटेज होल्डिंग जो है वो मेंटेन्ड रहती है। अगर आप रिनाउंस कर देते हैं तो आपकी शेयर होल्डिंग में डेफिनेटली चेंज होगा, बिकॉज नए शेयर्स आ गए जो कि आपको नहीं मिले। ठीक है, इमेज एनहांसमेंट हो जाती है कंपनी की, जैसे बोनस आता है तो कंपनी की इमेज एनहांसमेंट हो जाती है कि कंपनी एक तरीके से शेयर होल्डर्स का भी हक के बारे में सोचती है, शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के बारे में भी सोचती है, तो इमेज एनहांसमेंट हो जाती है मार्केट में। डाइल्यूशन इन वैल्यू ऑफ शेयर्स, मतलब वही हो गया कि आपके जो शेयर्स की प्राइसेस हैं दे गेट्स रिड्यूस्ड आफ्टर राइट इशू। फिर उसके बाद कन्वीनियंस इन हैंडलिंग है। कन्वीनियंस इन हैंडलिंग कैसे होता है कि आपके पास, आपको पता है आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑलरेडी हैं और आप सिंपली कल ही उनको ऑफर कर रहे हैं शेयर्स, तो इट्स इजी टू हैंडल एज कंपेयर टू आपने सारी पब्लिक को ऑफर करा है और उनमें से कुछ सब्सक्राइब करेगी कुछ नहीं करेगी, तो इट्स इजियर टू हैंडल। दिस इज प्योरली थ्योरी, आप खुद से पढ़ लीजिएगा ये। अब बात करते हैं आगे कंडीशन फॉर राइट इशू। कंडीशन फॉर राइट इशू में क्या बात करी थी मैंने? आपको बताया था कि 15 दिन मिनिमम देने होते हैं कंपनी को एक शेयर होल्डर को टू एक्सरसाइज हिज राइट, वेदर उसको सब्सक्राइब करने हैं नहीं करने, रिनाउंस करना है, रिजेक्ट करना है, जो भी करना है उसको डिसीजन लेने के लिए कंपनी मिनिमम 15 डेज का टाइम देगी एंड मैक्सिमम 30 डेज का टाइम देगी। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट। फिर उसके बाद में ऑफर टू इंक्लूड अ राइट एक्सरसाइजेबल बाय द पर्सन कंसर्न टू रिनाउंस द शेयर ऑफर टू हिम अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड अदरवाइज। मतलब बेसिकली इसमें यही लिखी हुई है कि अगर आपको 15 to 30 डेज का टाइम दिया जाएगा, अगर आपने उसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया तो कंपनी विल अज्यूम कि यू हैव रिजेक्टेड योर राइट, आपने अपना राइट रिजेक्ट कर दिया एंड यू विल नॉट बी सब्सक्राइबिंग दोज शेयर्स। राइट इशू का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है हमारा? राइट इशू का नॉर्मली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, जैसे कोई भी अपने शेयर्स इशू करते हैं जो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वही हमारा राइट इशू का होता है। अगर कंपनी ने 10 का शेयर 12 में दिया है,
विच इज 10 हमारी पार वैल्यू है एंड ये हमारा इशू प्राइस है एंड कंपनी का शेयर मार्केट में से फॉर एग्जांपल 20 रुपीज का चल रहा है। तो यहाँ पे हमारी सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, यहाँ पे सिंपल सी हमारी जर्नल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे 12 रुपीज, 10 रुपीज एंड 2 रुपीज। ये हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो जाएगा फॉर राइट इशू। ठीक है, तो ये हमारा बोनस एंड राइट्स इशू की समरी हुई। हमने जल्दी जल्दी से एक बार रिकैप किया है कि बोनस एंड राइट्स इशू में क्या पढ़ा था हमने। तो जिन जिन बच्चों के ऊपर से सब निकल गया है, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया, जिस भी बच्चे को, तो वो समझ जाए कि वो कितने पानी में है। ठीक है, वो समझ जाए कितने पानी में है और घर जाके अवश्य रिवाइज करें, वरना पूरा सिलेबस सर के ऊपर से ही निकल जाएगा और आप पेपर के नीचे से। ठीक है, जब एग्जाम आएगा आप रिजल्ट समझते हैं, फिर क्या आएगा आपका रिजल्ट। तो इसलिए गो बैक टू योर होम और आपको एक रियलिटी चेक होगा। मैंने कहा था सब बच्चों को कि रिवाइज करके आए। मैं आप लोगों से रिवीजन तो कराऊंगा ही, मैं आपसे पूछूंगा भी कि आपको कितना आता है। तो आई गेस आपको एक ट्रेलर मिल गया होगा कि आगे की क्लासेस में कैसे रहने वाला है। तो अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको तो लगेगा ही कि आप तो अपने लिए हार्म कर ही रहे हैं एंड आपको बहुत समस्या आएगी आगे जाके। तो इसलिए जस्ट कीप रिवाइजिंग, रिवीजन क्लासेस अटेंड कीजिए। आपको उसके बाद कोई भी इशू आता है, गो बैक टू योर नोट्स, उनको दोबारा देखिए, रिवाइज कीजिए। ये इसीलिए हमने रिवीजन क्लासेस रखी हैं कि एक वेकअप कॉल की तरह भी काम करेगा। जो बच्चे सो रहे हैं उनको एक जगाने का मौका मिलेगा, खुद से जगना चाहें जग सकते हैं वो। तो इसीलिए ठीक है, रिवाइज करना ये चैप्टर घर जाके दोबारा। अब हम इसके बाद एक और चैप्टर का रिवीजन करेंगे जो थोड़ा सा फ्रेश है, तो आई होप उसमें मेरे को बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा आप लोगों से। हमने अभी वो चैप्टर कंप्लीट किया था, तो अब हम एक नए चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो